नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है उसी श्रृंखला में हम आज आगे बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से। जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी बल के बारे में। क्या है, सिंपल सी छोटी सी चीज हमने देखी थी कि बल क्या है। किसी भी वस्तु को अगर हम खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं उसका मतलब क्या होगा, बल कहलाता है। और बल के आधार पर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि गति जो होगी वो उसमें अलग अलग परिवर्तन किए जा सकते हैं। पहला ये बताया था कि कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको स्टॉप किया जा सकता है, स्टॉप कर रहे हैं तो उसको गति अवस्था में लाया भी जा सकता है। किसी गति में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन कैसे बताया था, या तो उसका वेग बढ़ा दें या उसका वेग कम कर दें, ऐसा। उसके अलावा बताया था कि अगर गति में परिवर्तन करना है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और लास्ट वाला जो बताया था कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। एक चीज जो बताई थी कि अगर कार्य कर रहा है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, तो उनके मध्य क्या जरूरी है, अंतःक्रिया जरूरी है। ये वाला पॉइंट बताया था। फिर छोटे एक दो प्रकार बताए थे आप लोगों को, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है या नाभिकीय बल है। वो दो चीजें बताई थी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसकी परास अधिक होती है तो उसका जो मान होता है वो थोड़ा कम होता है। और नाभिकीय बल होता है वो प्रबल प्रकृति का होता है, लेकिन उसकी परास जो होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे होंगे जिसमें हमारा टॉपिक है गति के समीकरण। काफी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, जैसे वेग पर आधारित है, त्वरण पर आधारित है। इसके अलावा ग्राफ के भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लॉजिक थोड़ा हमें समझ में नहीं आता और जल्दी हमें करना होता है। हालांकि जो गति के समीकरण हमें पढ़ेंगे उसके आधार पर जो भी मतलब क्वेश्चन है वो हम काफी कुछ कर चुके हैं पहले, फिर भी हम थोड़ा जल्दी करने को लेकर के उन समीकरण को भी देखेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं और पहले समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, गति के समीकरण के बारे में। तो गति की जो पहली समीकरण है वो होगी v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये वेक्टर है उन सब पर साइन वेक्टर का आ जाएगा और नहीं है उन पर नहीं आएगा। देखो, कुछ एक अगर वर्ड की बात करें, कुछ वर्ड को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं तो मैं टर्म बता देता हूं आप लोगों को। एक तो मैंने v यूज किया है, एक u यूज किया है, एक मैंने a लिखा है, एक t लिखा और एक s भी आगे जाकर के आएगा। तो v जो है या ये वेक्टर है तो इन पर वेक्टर का साइन आ जाएगा। ये जो s जो मैंने लिखा है उससे हम किसको दर्शाते हैं, लगातार हम पहले लिख के भी आए हैं। इससे किसको प्रदर्शित करेंगे, विस्थापन को। v जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा होता है, अंतिम वेग को। ठीक है, अंतिम वेग। कोई ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, मान लो कुछ एक निश्चित टाइम के लिए हमने जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है, उसमें जब हमने स्टार्ट किया है ऑब्जर्वेशन, वहां जो वेग होगा उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। और जहां हम ऑब्जर्वेशन बंद कर रहे होते हैं वहां जो मान आएगा वो क्या रहेगा, अंतिम मान रहेगा उसका। तो अंतिम वेग लास्ट में रहेगा और u जो है यही वेग है तो इसको प्रारंभिक वेग से लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको v1 v2 से भी लिखते हैं तो वैसे भी लिख सकते हो। a का मान आप लोगों को पता ही है क्या होगा, त्वरण। और t सबको पता है क्या होगा, समय के बराबर रहेगा। ये कुछ बेसिक टर्म है जो आप लोग आराम से ध्यान भी रखनी है। अब बार बार मैं इनको बताऊंगा नहीं, सिर्फ ये आप लोग मैं लिख दूंगा, ये v है u है, तो वहां से हम लोगों को ये चीजें समझनी होगी। तो देखो, पहली गति की जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। इसका अगर प्रूफ देखें तो प्रूफ इसका वैसे अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि हमने इसको प्रूफ कैसे किया है। समीकरण बस आपको याद रहे वो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, त्वरण की जो परिभाषा थी वो क्या थी, त्वरण की परिभाषा थी, त्वरण बराबर था ए का जो मान था वो था वेग में परिवर्तन की दर, तो डेल वी अपॉन टी। तो वेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर थी, त्वरण के बराबर थी। यहां से देखो, वेग में जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, परिवर्तन क्या था मैंने यही बताया था आप लोगों को, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। देखो अंतिम मान यहाँ क्या है हमारे पास v और प्रारंभिक मान क्या है u। तो अंतिम मान में से अगर प्रारंभिक मान घटा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, उसका परिवर्तन आएगा। तो a का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा v माइनस u, दोनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर का साइन आ जाएगा और नीचे t लिख लें। अब इस t को इधर गुणा कर दो और u को इधर ले आओ, मतलब आप लोगों को सिर्फ पक्षांतरण करना है। तो v माइनस यू का मान किसके बराबर आ जाएगा, 80 के। तो v की वैल्यू निकालेंगे तो u उस साइड जाकर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो v बराबर आ जाएगा u प्लस में 80 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही जो समीकरण है ये फर्स्ट आप लोगों को है। तो मैंने प्रूफ कैसे किया वो आप लोगों को आवश्यकता नहीं है याद रखने की, आप सिर्फ इसकी जो समीकरण है इसको डायरेक्ट याद रखना है कि v बराबर u प्लस 80 के बराबर आ रही होगी। चलिए, तो
मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आराम से समझ में आ गई होगी और बहुत ईजी भी है याद रखने के लिए। v बराबर u प्लस 80 आसान सी समीकरण है ये, तो ये पहली समीकरण है। तो नेक्स्ट समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड जो है और थर्ड जो है। अब देखो दूसरी जो है, दूसरी जो समीकरण है वो होगी s बराबर, s विस्थापन होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ है ए टी स्क्वायर का, ठीक है। ये भी, तो ये आप लोगों को याद रख लेनी है, s बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ है ए टी स्क्वायर के बराबर। तो वही बात वापस में इसको हालांकि प्रूफ करवा रहा हूं, लेकिन हमें प्रूफ करने की, इसको प्रूफ कैसे किया है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसको डायरेक्ट यूज कर ले, वही बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर मैंने आप लोगों को याद है तो एक चीज बताई थी, औसत वेग, एक वर्ड समझाया था आप लोगों को, औसत वेग, ठीक है, पीछे की क्लास में जहां हम लोगों ने वेग देखा था। और इसीलिए ये चीज बताई थी आप लोगों को कि पीछे की जो चीजें होंगी वो लगातार इंटरकनेक्ट होकर के वो चीजें बार बार हमारे पास रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो औसत वेग का जो मान था वो था कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहां पर औसत वेग को मैंने ये बताया था कि हम लोगों को ऐसे लिखना है, v लिख के दोनों साइड इस प्रकार का साइन लगा देना है, इसको एवरेज बोला जाता है। और कुल विस्थापन अगर मैं s मान लेता हूं तो नीचे आ जाएगा ये t आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या क्या मान आ जाएगा, औसत वेग का जो मान आएगा वो आ जाएगा s अपॉन इस t के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमने जो वेग लिखा है s, यहां पर आप लोग लिख सकते हो इसको सिंपल सी भाषा में, कैसे लिखोगे, s का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, इस साइड गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ये मान हमारे पास ये आ जाएगा v इंटू टी के बराबर आ जाएगा। और v का जो मान है वो यहां हम क्या कर देंगे, पीछे वाली समीकरण से रख देंगे, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ वाली जो पीछे वाली जो समीकरण है, इस समीकरण की सहायता से हम यहाँ पर मान रख देंगे। v का जो मान है हमारे पास वो कितना है, u प्लस ए टी के बराबर है, v बराबर u प्लस ए टी के बराबर है। तो ये जो मान है वो नेक्स्ट वाली समीकरण में यहाँ पर रख देंगे। तो s बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, एवरेज मान, सॉरी एक बार, ये तो है पहले एवरेज मान, तो एवरेज मान क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा v प्लस यू बटे 2, यही तो बताया था ना आप लोगों को। आपको याद है तो एक चीज आप लोगों को समझाई थी कि अगर गति का में वेग का मान अगर लगातार परिवर्तित तो हो रहा है तो वहां पर हम किस कौन से वेग को यूज करते हैं, औसत वेग को यूज करते हैं। और औसत वेग जो होगा वो क्या रहेगा, प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान बटे 2, औसत मान हमारे पास ये रहेगा। तो v प्लस यू टी एवरेज मान का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग पहले, तो ये आ जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 और ये आ जाएगा t के बराबर। अब यहां पर v का मान रख देना, v क्या होगा u प्लस ए टी के बराबर। देखो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, यहां तक जो हमने किया है s बराबर एवरेज था हमारे पास v और t के बराबर, और नेक्स्ट अगर इसको सरल किया तो ये आ गया हमारे पास v प्लस यू बटे 2, ये औसत मान आ गया और टाइम यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उसको वापस मैंने सेम टू सेम रख दिया। अब पहली समीकरण की सहायता से हम किसका मान रख देंगे, ये जो v है इससे पहली समीकरण का मान रख देंगे। तो क्या था u प्लस 80 और प्लस में u वापस है हमारे पास, भाई इस v का मान रखा है u प्लस 80 बटे 2 और इंटू में कितना आ जाएगा t आ जाएगा, u प्लस u कितना हो जाएगा 2u और मल्टीप्लाई में कितना है t, ये आ जाएगा इसके बटे में 2 प्लस आगे क्या बचा है हमारे पास 1/2 है जो ये मैंने बाहर लिख दिया, ए टी है तो t से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा 80 स्क्वायर के बना, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो s का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा यू टी प्लस हाफ है 80 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे प्रूव किया है, ये ज्यादा काम की बात आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ऐसे ऐसी चीज को क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं फटाफट एक लास्ट जो समीकरण बची है उसका प्रूफ और बता देता हूं आप लोगों को, उस पर आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम कौन सी क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, 3 नंबर जो समीकरण हमारी रहेगी वो 3 नंबर समीकरण होगी v स्क्वायर बराबर में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s के बराबर रहेगा ये मान। अब देखो इसका अगर प्रूफ देखें अगर हम लोग,
तो इसका प्रूफ जो होगा वो भी उसी प्रकार रहेगा लगभग जो सेकंड समीकरण हमने देखी। तो मैंने सेकंड समीकरण में क्या लिखा था, एस का मान लिखा था वी एवरेज इंटू टी। औसत मान से समय को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो औसत मान को अगर समय से मल्टीप्लाई करें तो ये था यू, एक सेकेंड है इसका, यहां रखेंगे v प्लस यू बटे 2 और इनटू में था t। यहां पर हम लोगों ने किसका मान रख दिया था, v का मान रख दिया था, जिससे हमारे पास कौन सी समीकरण का प्रूफ आ गया था, दूसरी समीकरण का प्रूफ आ गया था। लेकिन यहां से अगर हम t का मान रखना चाहें, भी t अगर हटाना है हमें, तो t का मान रखें तो पहली समीकरण क्या थी, v बराबर u प्लस 80 था। यहां से अगर t का मान निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बटे a, और ये किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। तो ये जो मान है वो कहाँ रख देना है, यहां पर रख देना है, प्रूफ हो जाएगा आराम से। तो ये मान हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस यू बटे 2, और t का जो मान रखें तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, v माइनस यू बटे a के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए s के बराबर है, तो a और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके साथ आ जाएगा, 2a s के बराबर आ जाएगा। v प्लस यू, v माइनस यू, तो आपको याद होगा फैक्टर में कि v a प्लस b a माइनस b के बराबर आ जाएगा। तो ये जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहां से अगर v स्क्वायर के पदों में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये मान हमारे पास समीकरण तीसरी के रूप में आ जाएगा, प्रूफ के रूप में आ जाएगा। मैं वापस से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि प्रूफ मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया वो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो याद होनी चाहिए वो तीनों समीकरण अच्छे से याद होनी चाहिए, इसलिए मैं तीनों समीकरण एक साथ लिख रहा हूं। पहली जो समीकरण है वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब आप लोगों को याद हो गए होंगे कि कौन कौन से वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा, v अंतिम वेग के लिए, u प्रारंभिक वेग के लिए, और a त्वरण के लिए, t किसके लिए आ जाएगा, टाइम के लिए आ जाएगा। दूसरी जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ है ए टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t टाइम, a त्वरण के बराबर आ जाएगा। और तीसरी जो समीकरण है वो क्या है, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर में प्लस 2as, ये बात हमारे पास आ जाएगी तीसरे समीकरण के रूप में। अब ये तीनों समीकरण है। अब जब एक से अधिक समीकरण है, अब एक ही समीकरण होती तब तो आपको सोचना ही नहीं होता, सिर्फ आंख बंद करके क्या कर देते, पहली समीकरण जो एक है उसी को यूज करनी होती। अब समीकरण है हमारे पास 3, क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी समीकरण कब यूज करनी है, भाई कौन सी समीकरण कब यूज करनी है। तो अब देखो एक चीज, हमारे पास क्या है, क्या क्या वेरिएबल है, v, u, a, t और s, ये 5 वेरिएबल हैं। या तो इन पांचों में से कोई चीज दे रखी होगी या इन्हीं पांचों में से कोई चीज पूछ रखी होगी। पहली समीकरण में देखो कहीं भी s का यूज नहीं किया गया है, s का मतलब विस्थापन यूज नहीं किया गया है, s नहीं है पहली वाली इस समीकरण में। देखो इस समीकरण में s नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में ना तो विस्थापन दे रखा होगा और ना विस्थापन के बारे में कुछ पूछ रहा है, विस्थापन की कोई चर्चा नहीं है। तो आप लोगों को कौन सी समीकरण यूज कर लेनी है, पहली समीकरण यूज कर लेनी है। मान लो आपको प्रारंभिक वेग देख के या अंतिम कोई वेग देख करके कोई चीज पूछ लेता है तो उस तरीके से इन चीजों को यूज करनी, मतलब विस्थापन अगर कहीं नहीं है तो कौन सी समीकरण यूज हो जाएगी, फर्स्ट वाली। यहां देखो इसमें क्या नहीं है, v नहीं है, इसमें v नहीं है, इसका मतलब अगर अंतिम वेग के बारे में कोई चर्चा नहीं है, अंतिम वेग के बारे में अगर कोई चर्चा नहीं है तो आप लोगों को क्या कर देना है, दूसरी समीकरण यूज कर लेनी है। और यहां पर देखो टाइम का कोई चर्चा नहीं है, टी टाइम, तो टाइम के बारे में ना तो कुछ दे रखा होगा ना कुछ पूछ रखा होगा। अगर ऐसी कोई चीज होगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वाली समीकरण को यूज कर सकते हैं। तो ये चर्चा थी हमारी किसको लेकर के, तीनों समीकरण को लेकर के। और तीनों इस पूरी क्लास का सारांश जो है वो इतना सा है कि ये 3 समीकरण आप लोगों को याद होनी चाहिए और कौन सी समीकरण कब यूज करनी है वो चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये अच्छे से याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी उस क्लास के दौरान हम इन पर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सा कैसे यूज करना है, कैसे मतलब साइन के साथ। क्योंकि दिक्कत इसमें सबसे बड़ी रहती है कि सदिश राशियां हैं सारी की सारी, कब प्लस में लेनी है कब माइनस में लेनी है, वो वाली थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से देख के चलनी है।
बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को लिए यहाँ पर बता देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। छोटी सी बात यह है कि मान लो आप लोगों से ये बोला जाता है कि कोई रेलगाड़ी अपने स्टेशन से चलकर आगे बढ़ती है। कोई रेलगाड़ी अपने स्टेशन से चल करके आगे बढ़ती है। स्टेशन से चली है, इसका मतलब प्रारंभ जब हमने देखा है उसमें क्या है, वो खड़ी है, फिर चलेगी ना। तो अगर प्रारंभ में से चल रही है, स्थिर अवस्था से चल रही है, तो उसके लिए हमेशा u का जो मान रहेगा, प्रारंभिक वेग का जो मान रहेगा, वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये सिंपल सी चीज देखनी है, कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट कर रही होगी, उसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम उसका उल्टा सोच रहे हैं कि कोई रेलगाड़ी चलती हुई, मतलब इतना बल लगाया जाता है या इतना त्वरण उत्पन्न किया जाता है ताकि वो स्टेशन पर जाकर के इतने समय में रुक जाए, या ऐसा कुछ बोला जाता है, तो जाके अगर रुक रही होगी, मतलब रुकेगी लास्ट में जाकर के, तो वो उसका क्या रहेगा, अंतिम वेग 0 रहेगा। ठीक है, स्टेशन पर अगर स्थिर अवस्था में खड़ी है तो प्रारंभिक वेग 0, और आकर के रुकेगी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका अंतिम वेग जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों एडिशनल पॉइंट हमारे पास थे, ये हमने चर्चा कर ली। बाकी जो भी चीजें रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में, और बहुत अच्छे से हमारी क्लासें चल रही हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी क्लासें मिल रही हैं। मैंने लगातार ये कोशिश की है कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लो, फिर कोई कहीं भी बार बार इन चीजों को, क्लासों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए इस क्लास को तैयार रखिए। बहुत जल्दी धीरे धीरे आप लोगों को लगभग सारे टॉपिक मिल रहे होंगे। अभी जो हमने गति का वाला जो पार्ट स्टार्ट कर रखा है, दूसरी साइड आप लोगों की इसमें करंट की क्लासें भी आ रही हैं, बायोलॉजी की भी मिल जा रही हैं, केमिस्ट्री की क्लास भी मिल रही है। जितनी हमारी कोशिश है, जितनी ज़्यादा हम बढ़ा सकें या सब्जेक्ट को, वो हम करते हुए चल रहे हैं। बाकी बीएससी से रिलेटेड है या बीएड से रिलेटेड है, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। और नेक्स्ट धीरे धीरे हम कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई, मान लो कोई फॉर्म आता है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, कैसे कैसे क्या करना है, उन चीज़ों को लेकर भी हम धीरे धीरे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आप इस क्लास के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।